Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start. First question for today is with reference to UNHRC, consider the following statements. So आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए UNHRC क्या होता है, ये आई होप आपको पहले से ही पता होगा. नहीं पता है तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखिए ध्यान से. फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज कि ऑब्वियसली फुल फॉर्म क्या है ना, ह्यूमन राइट्स काउंसिल यूनाइटेड नेशंस का. आपको ये पता होना चाहिए कि ये एस्टेब्लिश कब हुआ था. सबसे पहले तो ये हुआ था 2006 में. किसने एस्टेब्लिश किया था? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, है ना. ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. और उसके बाद इस काउंसिल में कितने मेंबर नेशन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए. इट हैज़ 47 मेंबर विच आर इलेक्टेड बाई अगेन यूएन जनरल असेंबली, है ना. और ख़ास बात और क्या होती है, देखिए ध्यान से. जो भी कोई मेंबर इलेक्ट होता है, ठीक है, वो 3 साल तक आपका इस काउंसिल में सर्व करता है. और हर एक साल में आपका 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस काउंसिल आर रिप्लेस्ड. मतलब कि ऐसे आपका जैसे राज्यसभा में होता है ना, वैसे ही आपका कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है विद 1/3 ऑफ द मेंबर्स बीइंग रिप्लेस्ड एनुअली, है ना. और दूसरी खास बात क्या है कि नो मेंबर, एक मेंबर आपका सिर्फ कंजिक्यूटिवली, मतलब एक साथ सिर्फ 2 बार सर्व कर सकता है, 2 टर्म सर्व कर सकता है. मतलब कि अगर कोई नेशन आपका इस काउंसिल का 2 बार लगातार मेंबर रहा है तो वो तीसरी बार नहीं रह सकता, उसको गैप लेना पड़ेगा, फिर वो अगली बार फिर से रह सकता है. मतलब कि मैक्सिमम 2 टर्म्स आप कंजिक्यूटिवली इसका पार्ट रह सकते हैं एज अ नेशन, है ना. सो ये आपको पता होना चाहिए कुछ पॉइंट्स. तो अब इस एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं. तो विद रेफरेंस टू यूएनएचआरसी कंसिडर, अच्छा ये है क्या, नाम से ही पता चल रहा है. वर्ल्ड लेवल पे ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, और वर्ल्ड लेवल पे इस चीज़ को मतलब जैसे इश्यूज हैं उनको कैसे शोकेस करना, है ना. और ऑब्वियसली मल्टी नेशनल बॉडी है तो कैसे आप कोऑपरेशन देखेंगे काफ़ी सारे नेशंस के बीच में इन सब चीज़ों को लेके, है ना. तो सबसे पहला ऑप्शन है इट वाज क्रिएटेड बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. यूएनएससी नहीं, इट वाज क्रिएटेड बाय यूएनजीए इन 2006, है ना. तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, तो पहला गलत होते ये दो बचे. अब इट हैज़ 47 मेंबर स्टेट्स, बिल्कुल सही. इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द यूएनजीए, बिल्कुल सही, है ना. तो सेकंड ऑप्शन सही है. तो ये भी गलत हो गया. बचा क्या, सॉरी ये तो पहले ही गलत थे. तो ये दो बचे हैं ना. तो अब देखो दो तो दोनों में ही था. देखो पता है कॉमन सेंस आप ऐसे भी लगा सकते हो. इसको बोलते हैं एग्जाम में कैसे आप स्मार्ट वर्क करते हैं. देखो यहाँ पे आपका बी और सी ऑप्शन में अब दो ही ऑप्शन आपके पास बचे हैं. अब 2 और 3 तो दोनों में ही है, तो आपको तो ये चेक करने की नीड भी नहीं है, मतलब ये करेक्ट ही है ना. बट मैं फिर भी आपको कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए. ईच मेंबर सर्व्स अ 3 ईयर टर्म, बिल्कुल सही. एंड 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर रिप्लेस्ड एनुअली, बिल्कुल सही. अ मेंबर कैन सर्व अनलिमिटेड कंसेक्यूटिव टर्म, ये तो हो ही नहीं सकता. ये जो स्टेटमेंट है ये इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है. अगर आपका मेंबर्स रिप्लेस हो रहे हैं एनुअली, तो मेंबर कैसे आपका अनलिमिटेड कंसेक्यूटिव टर्म सर्व कर सकता है. और वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि अनलिमिटेड नहीं, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स सर्व कर सकता है, उसके बाद गैप लेना ही पड़ेगा, है ना. तो आपका ये चौथा ऑप्शन गलत हो गया. तो 2 एंड 3 ओनली, ये आपको पता होना चाहिए, है ना. तो क्रिएटेड बाय यूएनजीए, ठीक है. तो क्रिएटेड बाय यूएनजीए, है ना. आपका यूएनएचआरसी को क्रिएट किया यूएन जनरल असेंबली ने. मेंबर्स ऑफ 3 ईयर टर्म्स, कितने मेंबर्स होते हैं 47, इलेक्टेड बाय यूएनजीए डायरेक्टली, है ना. एंड 1/3 रिप्लेस्ड एनुअली, एंड ओनली 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स अलाउड, है ना. तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट, रोडामीन बी. ये आपका न्यूज़ में था आज. ये क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू फूड क्वालिटी, है ना. अगर मैं आपको फूड स्टैंडर्ड्स या फूड क्वालिटी की बात करूं, तो फूड सेफ्टी की भी बात करूं, तो ये सारी चीज़ें आपका बहुत सारी कंसर्न रहते हैं अराउंड द, जैसे कलरिंग जो होती है ना फूड प्रोडक्ट्स में, या आर्टिफिशियल डाइंग होती है ना. डाई करते हैं चीज़ों को. जैसे आपका मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, आपका सबसे सिंपल एग्जांपल आपका कॉटन कैंडी हो गया, है ना. कॉटन कैंडी हो गया. कॉटन कैंडी कलर्ड होती है ना. कॉटन कैंडी कलर्ड होती है, तो कलर जो वो सब चीज़ें. तो रोडामीन बी आपको क्या पता होना चाहिए कि रोडामीन बी क्या है. वन सच डाई, इट इज़ अ टाइप ऑफ डाई, इट इज़ अ टाइप ऑफ कलर यूज्ड इन फूड प्रोडक्ट्स. लेकिन क्या ये यूज़ करना मतलब अलाउड है? नहीं है. मतलब यूज़ करते हैं
वो इलीगल है, बट इट इज कंप्लीटली, देखो, अनसेफ अंडर एफसाई 2006, है ना। तो आपका फूड सेफ्टी के अंडर आपका ये कंप्लीटली लीगल है। तो इट इज अ सिंथेटिक केमिकल डाई कंसिडर्ड अनसेफ फॉर फूड यूज, इज अ वाटर soluble डाई यूज्ड इन टेक्सटाइल्स पेंट्स इलीगली इन फूड्स लाइक कॉटन कैंडी, अनसेफ, है ना। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, जब मैं आपका फूड सेफ्टी की बात करता हूँ, है ना, तो नेक्स्ट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये तो सबको ही पता होगा, है ना। इज डेवलप्ड एंड मॉनिटर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपको पता होना चाहिए, सीपीसीबी, है ना, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, है ना। और ये भी आपको पता होना चाहिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पिछले कुछ वीडियोज में मैंने आपको बताया हुआ है, सीपीसीबी को किस एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश किया गया था। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि कौन सा एक्ट था वो, आई होप आपको याद होगा, है ना। और नेक्स्ट थिंग, तो ये आपका AQI होता क्या है, ये आपको पता है, गाड़ियों में भी होता है। आप एयर क्वालिटी को एक तरह से मेजर करते हैं, नंबर होता है, एक नंबर होता है। अच्छा, इसका मोटो अगर मैं बात करूं, दैट इज वन नंबर वन कलर वन डिस्क्रिप्शन, मतलब कि एक नंबर के रिगार्डिंग, और फिर कलरिंग भी होती है ग्रीन से लेके ऐसा, फिर आपका डिस्क्रिप्शन भी होता है कि कैसा है, मॉडरेट है, पुअर है, ये सब, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ताकि आपका नॉर्मल सिटीजन अंडरस्टैंड कर पाए। अगर मैं इसमें बात करूं, तो इसमें कितने पॉलिटेंट्स को लेके AQI मेजर किया जाता है, तो आपका 8 पॉलिटेंट्स, कितने, 8 पॉलिटेंट्स। ये कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं, SO2, NO2, पार्टिकुलेट मैटर, इसमें 2.5 भी आता है और 10 भी आता है ना। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है आपको पता है, 2.5 आपका डायमीटर के हिसाब से होता है ना। और आपका मैं बात करूं, ये 4 हो गए, 8 की बात करूं, ओजोन हो गया, ठीक है, लेड हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और लास्ट 8वां आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए फॉर प्रीलिम्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज द GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब पहले तो ये समझो ये होता क्या है। अब ये दिल्ली NCR रीजन के लिए एक एक्शन प्लान मतलब कि कुछ होगा तो उसमें रिस्पॉन्स करेंगे। अब क्या होगा, एयर क्वालिटी आपका जैसे डिटेरियोरेट हो जाएगी तो फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। उस किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, क्या क्वालिटी फ्रेमवर्क रहेगा, क्या रिस्पॉन्स प्रोसीजर रहेगा, क्या रिस्पॉन्स स्टेप्स रहेंगे, तो वो सारा आपका जो है वो दैट इज ये ग्रेडेड, मतलब कि आपका रिस्पॉन्स जो होगा दैट विल बी ग्रेडेड, मतलब कि आप किस तरह का रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे GREP 1, है ना, कि थोड़ा मतलब आप जैसे 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 आप ग्रेड बढ़ाओगे उस हिसाब से आप क्या करोगे, और ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरह से रिस्पॉन्ड करोगे। तो यही होता है, आप क्या करते हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से कि एयर क्वालिटी कितनी अच्छी है, मतलब दिल्ली NCR रीजन में, उस हिसाब से आप अपना एक रिस्पांस प्लान बनाते हैं। एनवायरमेंटल, अगर मैं गवर्नेंस की बात करूं, तो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आप क्या करते हो कि अगर मान लो एयर क्वालिटी अच्छी खासी है, तो आपको उतना हाई ग्रेड का रिस्पांस देने की नीड नहीं है, तो आप मान लो लो ग्रेड GREP 1 ऐसे कर सकते हैं। अगर मान लो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए तो आपको ग्रेड बढ़ाने की नीड पड़ेगी, इसीलिए इसका नाम है द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब इसको समझते हैं ये क्या था। वॉज फॉर्मुलेटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, केस आपको पता होना चाहिए, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016, है ना। एग्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। और मैं आपसे कमेंट में एक और चीज पूछता हूँ, बताइए मुझे, MC मेहता केस में मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले करंट अफेयर की वीडियो में ही बताया है कि इसमें एक डॉक्ट्रीन था जो इवॉल्व हुआ था इस केस में। उस डॉक्ट्रीन का नाम बताइए अगर आपको पता हो, और नाम अगर आपको पता है पहले से तो उसका ये बताइए कि वो मीन क्या करता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को मतलब इम्प्लीमेंट कौन करता है, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब काम किसके पास है, तो ये आपका कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज मियावाकी टेक्निक। अब ये तो सबको ही पता है, ये तो UPSC एक बार पूछ भी चुका है। ये सिंपली क्या है, अर्बन, जब मैं फॉरेस्ट्री की बात करता हूँ, अर्बन फॉरेस्ट्री, तो आपका अर्बन एरिया में क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है आपका, जैसे बिल्डिंग होता है, कंस्ट्रक्शन होती है, सारी चीज़ें, तो आपका फॉरेस्ट्री के लिए स्पेसिंग बहुत कम होती है। तो ये जापानीज मेथड है, इसमें क्या करते हैं कि जो आपका कंस्ट्रक्शन स्पेसिंग ही है, मतलब आप जैसे जैसे कंस्ट्रक्ट कर दिया और ऑफिसेज में आपका जैसे खाली स्पेस बच गया, या आपका बैल्कनी में खाली स्पेस बच गया, या आप वर्टिकली कोई स्पेस खाली है, तो आप क्या कर देते हो वहां पे एक मिनी फॉरेस्ट सा या प्लांटेशन कर देते हो, है ना।
तो उसको वो मतलब आपका मियावाकी टेक्निक है। तो इट इज अ मेथड ऑफ एफॉरेस्टेशन डेवलप्ड इन जापान, बिल्कुल सही। इट इज यूज मेनली फॉर लार्ज स्केल रूरल, बिल्कुल नहीं, अर्बन है प्लांटेशन। इट प्रमोट्स डेंस नेटिव फास्ट ग्रोइंग अर्बन फॉरेस्ट, बिल्कुल सही है ना, इन कॉम्पैक्ट स्पेसेस। तो 1 and 3 ओनली है ना। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया। अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, ये आपको पता होना चाहिए। BN राव, ये आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें भी इन्होंने रोल प्ले किया था, तो इनके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस था। वही एक्सपीरियंस इन्होंने बाद में बीइंग एन एडवाइजर, आपका जो बोला जाता है कि इनिशियल ड्राफ्ट इन्होंने प्रिपेयर किया था काफ़ी सारी जगह से, अपना काफ़ी सारे देशों के अलग अलग मतलब जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनसे आपका जैसे मैं बोलूँ कि इंस्पिरेशन लेके, है ना। तो इसमें आपका कंट्रोवर्सी भी चलती है, जैसे आज के एडिटोरियल में था कि भाई हु इज़ द रियल फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, हु इज़ द रियल फादर। तो दो बातें होती हैं कि BN राव हो गए और दूसरी तरफ हमारे हो गए डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो मैं बात करूं तो BN राव आपका एक पब्लिक सर्वेंट थे, है ना, सिविल सर्वेंट। अब यहाँ पे मैं बात करूं, इन्होंने इनिशियल ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने फाइनली जो इनका ड्राफ्ट था फाइनल ड्राफ्ट करके इसको फिर आगे जो भी डिबेट्स होती थी उसमें डिफेंड किया था। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इन दोनों का ही रोल इम्पोर्टेंट था, है ना। मतलब देखा जाए तो यू डोंट नीड टू फोकस ऑन द कंट्रोवर्सी, यू शुड एटलीस्ट जस्ट प्रायोरिटाइज द थिंग्स कि दोनों ने किस तरह से इस चीज़ को अपने अपने लेवल पे मतलब सपोर्ट करके प्रोवाइड किया था हमारे मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये आपको पता है BN राव प्रिपेयर द इनिशियल ड्राफ्ट एंड एडवाइज्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स बिफोर अंबेडकर्स ड्राफ्टिंग कमेटी फाइनलाइज इट, है ना। फाइनलाइज किसने किया? अंबेडकर, BR अम्बेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी ने। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन? ऑब्वियसली ऊपर भी बताया अभी, BR अम्बेडकर, है ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। और इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल आर्किटेक्ट। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी भी होती है कि एक्चुअल में तो ड्राफ्ट किसका था? BN राव जी का। तो फिर ये कैसे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हो गए? बट आपको कंट्रोवर्सी पे फोकस नहीं करना, आपको बस नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की, है ना। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, द नेशनल आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं विच इज डेवलप्ड बाय CPCB, ये भी आपको पता होना चाहिए, इज बेस्ड ऑन मॉनिटरिंग 8 पॉल्यूटेंट्स। आपको एज इट इज पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट लिस्ट। तो मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया, पार्टिकुलेट मैटर होते हैं कुछ। पार्टिकुलेट मैटर मतलब कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनका एक डायमीटर के हिसाब से हम उनको सिग्निफाई करते हैं 10 या 2.5, है ना। जिसका डायमीटर ज़्यादा हो 10, जिसका कम हो 2.5, है ना। फिर इसकी यूनिट भी होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको फोकस नहीं करनी है। नेक्स्ट इज ये तो हो गए दो, ठीक है। PM10 हो गया, PM2.5 लेवल हो गया, फिर नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया, सल्फर का ऑक्साइड हो गया, मतलब डाइऑक्साइड जो भी, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है। फिर ओजोन हो गया, लेड हो गया, अमोनिया हो गया, तो हो गया 8, ठीक है। ये आपको एज इट इज पता होने चाहिए ना। तो C आपका मैच कर रहा है ना। ये VOC क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। मतलब ऑब्वियसली दे टू कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन, बट 8 पॉल्यूटेंट्स की लिस्ट में आपका वो नहीं है ना ही बेंजीन, है ना, बेंजीन, ना ही मीथेन, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, अभी भी बताया दिल्ली NCR रीजन में किस तरह का पॉल्यूशन है, उस हिसाब से हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उस रिस्पॉन्स का हमने लेवल बताए हैं कि भाई 4 लेवल है। अगर पॉल्यूशन कम होगा तो फर्स्ट लेवल के हिसाब से, फिर अगर बढ़ गया तो सेकंड तक। तो ये क्या है, एक तरह से ग्रेडिंग करी हुई है हमने अपने रिस्पॉन्स की कि भाई एयर क्वालिटी में किस तरह का आपका स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से हम अपना रिस्पॉन्स करेंगे। वो एक प्लान बनाया हुआ है। तो ये एक तरह का मैं बोलूँ तो फ्रेमवर्क है, रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क, है ना। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, ये GRAP आया किस में था? ये आया था MC मेहता केस में। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। GRAP इज अ प्रीएम्प्टिव एंड इमरजेंसी फ्रेमवर्क डिजाइन टू कंट्रोल एंड रिड्यूस एयर पॉल्यूशन लेवल्स इन दिल्ली NCR, बिल्कुल सही है ना, फर्स्ट बिल्कुल सही है। इट वाज फॉर्मुलेटेड फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शंस इन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016, बिल्कुल सही। इट कैटेगराइजेस पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स इनटू 4 स्टेजेस बेस्ड ऑन द AQI लेवल्स, बिल्कुल सही। जैसा AQI लेवल होगा उस हिसाब से हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो हमने ग्रेडिंग कर दी है अपने रिस्पॉन्स की, है ना, कि हम ग्रेड 1 का रिस्पॉन्स देंगे कि ग्रेड 2 का, वो डिपेंड करेगा कि AQI लेवल कितना है, एयर क्वालिटी कैसी है। नेक्स्ट इज GRAP इज इम्प्लीमेंटेड बाय द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, बिल्कुल सही। चारों ऑप्शन सही है, मैंने अभी आपको बताया है ना। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें योर
सी ऑप्शन है ना, सब सही है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। GRAP फॉर्मुलेटेड इन MC मेहता के सर्व्स एज अ डायनामिक, मतलब आप पता है क्या करते हैं, ये क्यों नीडेड है, अगर इसको डिस्कशन करें मेंस पर्सपेक्टिव में, देखो पता है क्या, अगर आप फिक्स कर दोगे ना, फिर एयर क्वालिटी कैसे वेरी करिए उस हिसाब से आप अपना एक्शन, उसका डायनामिज्म नहीं ला सकते, मतलब आप वेरी नहीं कर सकते। आपका जो ये जो एक्शन प्लान है, इट शुड बी डायनामिक, मतलब कि कंडीशन के हिसाब से आप अपना जो रिस्पॉन्स है उसको अडेप्ट करो, है ना, अपना रिस्पॉन्स है उसको फॉर्मुलेट करो विद 4 ग्रेड्स, है ना, स्टेजेस ऑफ पॉल्यूशन रिस्पॉन्स, मॉडरेट टू पुअर, वेरी पुअर, सीवियर एंड सीवियर प्लस, है ना, या इमरजेंसी, एंड इज इम्प्लीमेंटेड बाय CAQM टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन इन नेशनल कैपिटल रीजन, है ना, एंड दिल्ली। सो ये आपको पता होना चाहिए। सो there were too many like good concepts today as far as the Hindu is concerned। और मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप इन चीज़ों को रिवाइज करते हैं, इन चीज़ों का डेप्थ समझते हैं, तो आपका काफ़ी सारा स्टैटिक पोर्शन जो है वो अच्छे से रिवीजन भी हो जाता है, और साथ ही साथ आपको अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाते हैं अपने मेंस में लिखने के लिए, है ना। सो कीप डूइंग दिस, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू इट एवरी डे फॉर यू गाइज। जस्ट please like the video, do comment, do share the video to anyone who you think may need this, for supporting me, and also subscribe to the channel. So I will see you all in the next video. Thank you so much for being here.